हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज और ये आज हमारा 7वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 6 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो जैसा आप लोग को पता है कि आपका एग्जाम जो है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को होगा। तो 22 और 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 2 दिन का विरोध करने के लिए 11 नवंबर को एक आंदोलन का रखा गया है लोक सेवा आयोग के सामने। तो आप लोग ज़रूर उसमें शामिल होइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में उपग्रह आधारित टोलिंग शुरू करने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है? मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे या फिर चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो भारत ने यातायात प्रवाह को बढ़ाने और टोल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे व उपग्रह आधारित टोलिंग शुरू करने की योजना बनाई है। यह आधुनिकीकरण पहल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम या फिर कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो विशाखापत्तनम एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है जिसे 19 से 27 फरवरी तक मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के विषय पर जोर देते हुए 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बलों के बीच सहयोग और रणनीतिक संवाद को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जॉन डोनाग्यू, अब्दुल कावी यूसुफ, क्रिस्टोफर ग्रीनवुड या फिर नवाब सलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलाम। तो लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनाग्यू के स्थान पर होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा? वज्र, वराह, विक्रांत या फिर विराट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वराह। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक जहाज वराह ने मोजाम्बिक विशेष रूप से मापुतो में एक बंदरगाह पर कॉल किया। यह यात्रा पूर्वी अफ्रीका में भारत की रणनीतिक तैनाती पर प्रकाश डालती है और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री खोज और बचाव जैसे क्षेत्रों में पेशेवर भागीदारी पर जोर देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है मार्गदर्शन या फिर ऑप्शन डी है रिमोट सेंसिंग। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह मौसम पूर्वानुमान और पर्यावरण निगरानी के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करता है। यह मौसम संबंधी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का समर्थन करने के लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान और पर्यावरणीय अवलोकन को सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश एक अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान। कौन बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान बन गया है ऐसा करने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जापान 17 अक्टूबर 2023 को एक अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने जापानी मंत्रालय के
एक प्रभाग एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी के सहयोग से डिफेंस ने एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम क्षमता वाली समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? गुजरात में धोरोडो, तेलंगाना में पोचमपल्ली, हिमाचल प्रदेश में मंडला या फिर मेघालय में मावलिंगनोंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गुजरात के धोरोडो को जो है UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है के रूप में सम्मानित किया है। किसको? तो गुजरात में धोरेडो को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के धोरेडो गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार है कि किसी भारतीय गांव ने यह पुरस्कार जीता है। धोरेडो अपने कच्छ के रण उत्सव के लिए जाना जाता है। इसमें सफ़ेद रेगिस्तान, कच्छ संग्रहालय और आईना महल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL द्वारा वितरित तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक या फिर भारतीय नौसेना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय नौसेना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारतीय नौसेना को 20 अक्टूबर 2023 को तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त किया। यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि यह भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में एक प्रमुख मील का पत्थर है और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी समुद्री ताकत को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान या फिर थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों अर्थात चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके उन्नत स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो IIT गुवाहाटी ने अत्याधुनिक स्वच्छ कच्छ सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया जिसका लक्ष्य नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग पर जोर देते हुए उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक थेरानोटिक्स उपकरणों के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश वर्तमान में पाइनएप्पल एक्सप्रेस तूफान नामक मौसमी घटना का अनुभव कर रहा है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस तूफान एक वायुमंडलीय नदी घटना कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित कर रही है। यह मौसम पैटर्न नमी से भरी हवा को उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक ले जाता है जिससे भूस्खलन पर भारी वर्षा होती है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस वे शब्द की उत्पत्ति हवाई द्वीप के निकट उष्णकटिबंधीय जल से नमी खींचने के संबंध से हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जादुई उपचार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो CM हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने असम हीलिंग यानी कि बुराई की रोकथाम पर विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य जन्मजात बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का यौन शोषण करने वाली जादुई उपचार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के साथ संयुक्त सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति में किस देश ने भाग लिया? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। यानी कि हरिमऊ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है या
भारत और मलेशिया के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत और मलेशिया ने 23 अक्टूबर 2023 को भारत की उमरोई छावनी में संयुक्त सेना अभ्यास हरिमऊ शक्ति शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यानी कि ट्राइटेन का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप दक्षिण चीन सागर में एक प्रस्तावित न्यूट्रिनो वेधशाला है। 2030 में पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत न्यूट्रिनो टेलीस्कोप होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया जिससे वह ऐसा करने वाला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बन गया है? ऑप्शन देखते हैं, इटली, स्पेन, पुर्तगाल या फिर ग्रीस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ग्रीस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ग्रीस ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार प्रदान किया, जो देश के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाक्सिक की समानता और LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाल ही में स्वीकृत कैंसर के लिए अग्रणी उपचार क्या है? ऑप्शन ए है CAR-T सेल थेरेपी, ऑप्शन बी है विकिरण चिकित्सा, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी है आपका इम्यूनोथेरेपी। तो अभी हाल ही में कौन सी स्वीकृत हुई है कैंसर के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा CAR-T सेल थेरेपी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत में हाल ही में स्वीकृत CAR-T सेल थेरेपी एक अभूतपूर्व कैंसर उपचार है। इस व्यक्तिकृत थेरेपी में रोगी से टी कोशिकाओं को इकट्ठा करना, उसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स को व्यक्त करने के लिए प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित करना और फिर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और उन पर हमला करने के लिए उन्हें वापस रोगी में डालना शामिल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाने वाली है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दुबई ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 161 किलोमीटर रेंज और 321 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ बिजली से चलने वाली टैक्सियों को पेश करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, 120 देश, 85 देश, 62 देश या फिर 100 देश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 62 देश। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय नागरिकों को 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच का आनंद मिलता है। इस बढ़त के बावजूद भारत एक पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में किस देश ने अपना अब तक का सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष दल लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चीन ने 2023 में सेंझोउ 17 मिशन पर अपना सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष दल लॉन्च किया। चालक दल में तांग होंगबो, टांग सेंगजी और जियांग सिनलिन शामिल हैं, जिनकी औसत आयु जो है 38 वर्ष है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एयरबस के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी ऑप्शन देखते हैं किसके द्वारा की गई है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एयरबस और IIT कानपुर ने भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिभा पूल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? ऑप्शन देखते हैं।
चीन, रूस, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार के दर्जे को अपने संविधान में शामिल कर लिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन से संगठन सहयोग कर रहे हैं? ईएसए और रोस्कोसमोस, नासा और जैक्सा, ईएसए और इसरो, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नासा और जैक्सा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट जांच को लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस अभिनव पहल का उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर और अंतरिक्ष मिशनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण से सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना को स्वयं कहा जाता है। यह 18 से 25 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य जो है यह नए व्यवसायों की स्थापना या मौजूदा व्यवसायों के विस्तार की सुविधा प्रदान करके उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्थित है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था। वर्टिकल विंड टनल जो है एक अत्याधुनिक सुविधा है जो सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन की फ्री फॉल स्थितियों का अनुकरण करके उनके कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। केरल पहला भारतीय राज्य है जिसे हर जिले में एक हॉलमार्किंग केंद्र है। इडुक्की में एक हॉलमार्किंग केंद्र का उद्घाटन केरल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? अवंती, मगध, कलिंग या फिर लिच्छवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। अंग, उज्जैन, मगध, राजगिरी, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी। तो उपयुक्त में से कौन सा यह से सही सुमेलित नहीं है? कौन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे पहला सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अंग की राजधानी चंपा है, उज्जैन नहीं है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बैसाख संबंधित है बुद्ध जयंती से, तिब्बत के बौद्ध मठों से, बौद्ध मंत्रोच्चारण से या फिर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्रों से। तो बैसाख किससे संबंधित है बौद्ध धर्म में? तो यह संबंधित है आपके ऑप्शन ए बुद्ध जयंती से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का तीरत्न माना जाता है? तो जैन धर्म का जो यहाँ पे तीरत्न माना जाता है यह माना जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध धम्म संघ ये जो है बुद्ध
बौद्ध धर्म का तिरत्न है। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण जो है जैन धर्म का तिरत्न माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के तिरत्न माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बौद्ध सिद्धांत, जैन सिद्धांत, ईसाई सिद्धांत या फिर जैन और बौद्ध दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन सिद्धांत से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। दूसरा कथन है, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजू की नियुक्ति की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। अब देखते हैं कि गलत कैसे हैं। तो यहाँ पे अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए की थी। यहाँ पे दंड की व्यवस्था दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कथन है, राजू की जो अधिकारियों को, जो राजू थे, इनको अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे रज्जू के बारे में भी धर्म का प्रचार करने के लिए दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? कुणाल, बृहद्रथ, जालौक या फिर उदयन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बृहद्रथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की नींव रखी गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? शक, यूनानी, कुषाण या फिर पहलव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यूनानी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब या फिर मराठा पेशवा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चागमन और संकेंद्रण की नीति यानी कि विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी की निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? ये नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई? ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा के कबालाई क्षेत्रों के संबंध में पश्चादमन और संकेंद्रण की नीति का अवलंबन किया। उसने पंजाब के अफसरों के विरोध के बावजूद 1901 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का निर्माण किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 36, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है किसानों के अधिकार, ऑप्शन बी है भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार, ऑप्शन सी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाजरानी अधिकार, ऑप्शन डी है महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने के अधिकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, यूपी के बनारस प्रखंड में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। इसमें भूमि का अस्थायी मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया। यह पैतृक एवं हस्तांतरणीय अधिकार था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में कौन सुमेलित है? विद्रोही नेता केंद्र, लियाकत अली लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला बरेली, बख्त खां दिल्ली? तो यहाँ पे कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे केवल तीसरा सही सुमेलित है, यानी कि बख्त खां दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लियाकत अली जो थे यह इलाहाबाद से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे यह फैजाबाद से थे। तो पहला एवं दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में
नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। दूसरा है कि अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, पहला सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई, जो कि गलत है। जर्मनी में संश्लिष्ट रंग के आविष्कार से भारतीय नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 18वीं से 19वीं सदी के दौरान हुए फकीर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है कि यह मुख्यतः बिहार में मजनू शाह के नेतृत्व में हुआ। दूसरा है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इस आंदोलन का केंद्र था वह बिहार ना होकर के बंगाल था। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था, क्या प्रमुख था? तो यहाँ पे जो प्रमुख था यह था विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने ईश्वरचंद विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? तो यह इन्होंने चलाया था केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा 10 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में रखा था। केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे? सैंडलर आयोग, रैले आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग या फिर कैंपबेल आयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा आयोग जो है यह शिक्षा के लिए था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सैंडलर आयोग और रैले आयोग जो थे यह शिक्षा से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेश चंद्र बनर्जी या फिर जे.एम. सेनगुप्ता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जे.एम. सेनगुप्ता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? बिहार, मद्रास, पंजाब या फिर बंगाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गुजरात शैली, ऑप्शन बी है मालवा शैली, ऑप्शन सी है नियो क्लासिकल शैली या फिर ऑप्शन डी है नव गोथिक शैली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेद जी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या फिर विजयनगर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विजयनगर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तमिल काव्य,
तिरुमुरई, कन्नड़ काव्य या फिर तिक्कना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तिरुमुरई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यह अलवार और नैनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है जिसे 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ है एक तरफ चित्रकला है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो पट्ट चित्रकला उड़ीसा, कलमकारी चित्रकला कर्नाटक, थंगका चित्रकला सिक्किम, वर्ली चित्रकला बिहार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, यानी कि पट्ट चित्रकला जो है उड़ीसा का है और थंगका जो है यह सिक्किम का है, ये दोनों सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पट्ट चित्रकला उड़ीसा का है, कलमकारी चित्रकला जो है यह आंध्र प्रदेश का है, थंगका जो है यह सिक्किम का है और वर्ली चित्रकला जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऐबक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक जो कि एक तुर्क गुलाम था ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मुगल काल के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नई कृषि तकनीकों का आरंभ जो हुआ था वह 17वीं सदी में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में वली आहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था। उत्तराधिकारी, सेनापति, राजमिस्त्री या फिर कारागार विभाग का अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, वली वहाद जो है मुगल काल में उत्तराधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, नॉर्वेजियन या फिर फ्लोरिडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगुला। बेंगुला जो है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है और यह एक ठंडी जलधारा है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, वाष्पीकरण द्वारा वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। ऑप्शन सी है कि सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी है कि समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियाँ वायुदाब में अंतर की दिशा तथा उसकी दर को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, ये कथन गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता जो है यह अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। तो यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत रेखा पर घूर्णन का वेग सबसे कम होता है जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। दूसरा कथन है, विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्यों सही नहीं है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे कम होता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। जिसके कारण निम्न वायुदाब होता है। विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर जो है ठीक सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो सबनकाया
जो है यह ज्वालामुखी जो है यह पेरू में स्थित है। माउंट एटना जो है, माउंट एटना इटली में है। और कोलिमा जो है आपका मैक्सिको में है। और मेरापी जो है यह इंडोनेशिया में है। तो इसका जो सही रूट होगा 2143 हो जाएगा। तो 2143 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षयन सबसे अधिक प्रभावी है? लद्दाख, उदयपुर, पश्चिमी घाट या फिर सुंदरबन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति। अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश या फिर टोडा तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह होगा ऑप्शन सी, खस जो अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। खस जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है? कांडला, मारमा, कोलकाता हल्दिया या फिर तूती कोरिन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मारमा गांव जो है यह ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नगरों का वर्गीकरण दिया हुआ है और दूसरी तरफ उदाहरण है। तो यहाँ पे औद्योगिक नगर कौन सा होगा आपका? तो भिलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा। परिवहन नगर जो होगा यह हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और खनन नगर जो हो जाएगा यह होगा आपका सिंगरौली। और गैरीशन छावनी जो होगा यह हो जाएगा अम्बाला। तो इसका जो सही रूट होगा 2134 हो जाएगा। 2134 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क और राज्य। बोनाई झारखंड, नेतरलिम गोवा, गुआ उड़ीसा, चंद्रपुर महाराष्ट्र। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ऊपर है, यहाँ पे कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोनाई लौह अयस्क खान उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थित है। नेतरलिम दक्षिण गोवा में। गुआ खान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। चंद्रपुर खान जो है यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि को धारणीय बनाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जैविक खाद का प्रयोग करना। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरी हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जैविक खाद का प्रयोग करना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, कृषि को टिकाऊ बनाना और कृषि पर आधारित जनसंख्या की आय को बढ़ाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इडुक्की तापीय शक्तिगिरी, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं? तो यहाँ पे सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना सुमेलित है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना ये भी सुमेलित है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये भी सुमेलित है। तो यानी कि 2, 3, 4 यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इडुक्की को छोड़कर सभी युग्म सुमेलित हैं। इडुक्की एक तापीय शक्ति गृह नहीं बल्कि केरल की पेरियार नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालयी पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? पहला है गहरी एवं चौड़ी घाटियों को। दूसरा है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। और ऑप्शन सी है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऑप्शन डी है नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित घास मैदान को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन देखते हैं, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स या फिर वर्टिसोल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसेप्टिसोल्स का जो विस्तार है वह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ICAR ने भारत में मिट्टियों को इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्कीसोल्स, वर्टिसोल्स के रूप में वर्गीकृत किया है। एंटीसोल मृदा का क्षेत्र लगभग 39.74% है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, डी कोल पद्धति, कोपेन पद्धति, IMD पद्धति या फिर बुडियोक
पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेन पद्धति का प्रयोग करके ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तापमान और वर्षा जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। हालांकि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल कार्य है। जलवायु वर्गीकरण की कई विधियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालयी नदियां केवल डेल्टा का निर्माण करती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा तथा ज्वार नदमुख दोनों का निर्माण करती हैं। दूसरा कथन यहाँ पे हो जाएगा, अधिकांश हिमालयी नदियां जीर्णावस्था में जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां युवावस्था में हैं। अब विपरीत कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालयी नदियाँ सिर्फ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा तथा ज्वारमुख दोनों का निर्माण करती हैं। अधिकांश हिमालयी नदियाँ युवावस्था में हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं यह जीर्णावस्था में हैं। तो यहाँ पे जो का दूसरा कथन दिया हुआ है यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दूधगंगा नदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवस्थित दूधगंगा ट्रेकिंग अभियानों के लिए भी आदर्श स्थिति प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? बनास, चंबल, साबरमती या फिर लूनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी का उद्गम जो है यह बिंद श्रेणी से होता है, यह अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लास्टोसीन एवं अभिजमाव या फिर ओलिगोसीन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और अवस्थिति। पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, कोको आइलैंड, माम्यार। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, पहला सही सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित नहीं है। बाकी ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से मिलती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे केवल जो है नॉर्वे की जो सीमा है यह आर्कटिक महासागर से लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर की सीमा से सटे जो देश हैं यह रूस है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे आइसलैंड आर्कटिक महासागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे 6 देश सीमा साझा करते हैं आर्कटिक सागर से, और इन ऑप्शन में सिर्फ नॉर्वे जो है यह आर्कटिक महासागर से सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तरी महासागर में गिरती हैं? राइन, वेशर, एल्ब, सीन। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं किसमें? तो उत्तरी सागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राइन, बेसर और एल्ब इसमें गिरती हैं, सीन नहीं गिरती है। तो चौथा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है जबकि अन्य जो है यह उत्तरी सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजातियाँ, निवास क्षेत्र। बोरो, कांगो बेसिन, पिग्मी, अमेजन बेसिन, खिरगीज, पामीर पठार, सकाई, मलाया, प्रायद्वीप। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। बाकी खिरगीज, पामीर पठार बिल्कुल सही है, सकाई, मलाया, प्रायद्वीप ये भी सही है। तो बोरो जो जनजातियां हैं या पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती हैं, जबकि पिग्मी जो है जनजातियाँ यह कांगो बेसिन के गैबन, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इनको अपोजिट दे दिया गया है, यानी कि बोरो का सही जो सम्मेलन होगा यह होगा अमेजन बेसिन और पिग्मी का होगा कांगो बेसिन। तो दोनों अलग दिया हुआ, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन देखते हैं, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास या फिर मानव विकास का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संपोषणीय विकास का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ है पहला है जैव शोधनशालाओं में ट्रांस एस्ट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। दूसरा कथन है आपका दूसरा कथन है इस प्रक्रिया में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उत्प्रेरक के रूप में आवश्यकता होती है और ग्लिसरीन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा कथन है जेट्रोफा पौधे के बीज बायोडीजल के स्रोत के रूप में देखे जा रहे हैं तथा इनमें भविष्य के लिए ईंधन की क्षमता है। अब यहाँ पे इसके बारे में कौन सा कथन सही है यह दिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मीनामाता समझौते को मंजूरी देने के साथ ही भारत का सबसे संभावित निहितार्थ है कि भारत को क्या करना होगा। तो भारत को यहाँ पे क्या करना होगा? तो भारत को करना होगा पारा व पारा संबंधी उत्पादों के प्रयोग को कम करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारा से संबंधित मीनामाता समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य लोगों तथा पर्यावरण को पारे के संपर्क में आने से होने वाले नुकसान से बचाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा कथन है अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे की निम्नलिखित कौन सी क्रियाएं तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिज लवणों का अवशोषण या फिर बीजों का परिक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन से पौधे की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती हैं जिसमें शामिल है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जल एवं खनिज का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, बीजों का परिक्षेपण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम आपका हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002 का। और प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 का है। और प्रोजेक्ट हाथी जो है यह 1992 का है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फिर आपका होगा प्रोजेक्ट टाइगर और फिर आएगा प्रोजेक्ट हाथी और लास्ट में आएगा जैव विविधता अधिनियम। तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अभी हमने देखा 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा 1980 का है। और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो हो जाएगा ये कब का है? तो यह हो जाएगा 1981। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह हो जाएगा 1974 का। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ है पहला है आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। दूसरा कथन है आर्द्रभूमि के प्रबंधन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश उत्तरदायी हैं। अब कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह गोवा में है। कंगेर घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। और गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य यह हो जाएगा त्रिपुरा में। तो इसका जो सही कूट होगा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पखुई जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित पौधों में से कौन से आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैं? अमरबेल, रेफ्लेशिया, लोरेंथस। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो तीनों यहाँ पे एंजियोस्पर्म हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तब ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कपूर भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है।
इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो इसका जो प्रयोग है यह होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीकी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दो न्यूट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल तथा नाभिकीय बल कार्य करता है। इन्हीं बलों के कारण ही न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में बंधे रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जल में शर्करा का घुल जाना, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलन या फिर दूध का खट्टा होना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध का खट्टा होना यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक संक्रमण या रासायनिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक नया उत्पाद बनाता है जो लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन यौगिक या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा सल्फर यौगिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या है? तो कास्ट स्पिरिट जो है यह आपका है मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। इसमें क्या, इसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा? साइबर नाट, साइबर फाइल, नेट एडिक्ट या फिर नेट गुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा साइबर नॉट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटरनेट पर ऑनलाइन अधिक समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति साइबर नॉट कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या फिर प्रत्यास्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्स किरणें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो निर्वात में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? परिकिरणन, परिक्षेपण, अपवर्तन या फिर ध्रुवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परिक्षेपण वह घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि वर्षा काल में तैलीय परतों में विभिन्न रंग दिखलाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, हल्का पीला, नीला, नारंगी या फिर काला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन के अभाव में आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग जो है यह आपका ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि का वेग ठोसों में अधिक और गैसों में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि की तरंगों की पहचान कर ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार। सोनार उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन किया जाता है। यह रडार के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किनमें बीज फलों में आबद्ध होते हैं? आवृत बीजी, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री या फिर अनावृत बीजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनावृत बीजी यानी कि जिम्नियोस्पर्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक बलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर या फिर आयु मापने का कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिक बलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर्स का संबंध है कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयघात से या फिर वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन आवर जो है यह हृदयघात से संबंधित है। दिल का दौरा पड़ने के पहले के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बीमारी जिसमें उच्च ताप मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है अर्थराइटिस, गठिया, संधिवात या फिर रूमेटी हृदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गठिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गठिया में रोगी की गांठों में असह्य दर्द होता है। यह रोग खून अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस या फिर यक्ष्मा टीबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यक्ष्मा टीबी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका तपेदिक या राज यक्ष्मा यानी कि टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, दीमक, काकरोच, लाल चींटी या फिर मच्छर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल चींटी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बिच्छू तथा बर्रों की डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यह एक प्रकार का कार्बनिक एसिड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट, स्पंज, समुद्री या फिर घोंघे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा घोंघे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर पाचन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्सर्जन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हरित ग्रंथियां आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की उत्सर्जन से संबंधित ग्रंथियां हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो चमगादड़ पक्षी से भिन्न कैसे है? तो यह भिन्न है मध्य पट के कारण, डायफार्मा के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का सदस्य है, इसमें मध्य पट पाया जाता है, जबकि पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोश होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता का अर्थ है? पहला है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार, दूसरा है लोक सभा यानी कि संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, या फिर ऑप्शन तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नागरिकता के अर्थ में तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहले कथन देखते हैं। यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। दूसरा है, यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा है, यह संसद की संविधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में नहीं है। यह संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति के परिधि से बाहर है। केशवानंद भारतीयवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यहाँ पे संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है यह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार भारतीय नागरिकों के सहित गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पे नहीं सही है, बाकी दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि इसके पूरा ना होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। बाकी दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या फिर राज्य की विधानसभाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभाएं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्यसभा की अध्यक्षता जो होती है यह उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य वित्तीय विधायन में निम्न चरण सम्मिलित हैं। बजट पर चर्चा, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक को पारित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एवं यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बजट पर चर्चा, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक को पारित करना आदि सामान्य वित्तीयन के उदाहरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ है। पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा कथन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल चौथा कथन सही है, यानी कि अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाएगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन बी है यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन सी है यह केवल परामर्श संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या फिर ऑप्शन डी यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड ए में वर्णित किसी निर्भरता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यह की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268, 281 के अंतर्गत की गई है। इसमें संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण से संबंधित उपबंध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के विलीनीकरण अथवा निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन देखते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वायत्तशासी जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों व संकल्पों को निरस्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं।
तीसरा कथन है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, किसके बारे में, तो महान्यायवादी के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें महायोग की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो भारत के वित्त आयोग के संबंध में यहाँ पे जो कथन सही है यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उपक्रम है। आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देगा। आयोग का जो कार्य है इसे देखते हैं। तो राज्यों तथा संघ के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के विषय में, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विषय में और राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश करना, ये जो है ये वित्त आयोग के कार्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आई.के. गुजराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी या कि क्लासिकीय भाषा या भाषाएं घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कन्नड़ और तेलुगु जो है इसमें शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोक खाता के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इसका उल्लेख अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। दूसरा है सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती लोक खाते में जमा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत भारत के लोक खाता एवं राज्यों के लोक खाते के बारे में प्रावधान किया गया है। लोक खाता वह खाता होता है जिसमें संघीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक राशियों को जमा किया जाता है। अतः सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती लोक खाते में जमा की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघवाद निकट है किसके। तो भारतीय संघवाद जो है यह कनाडा के संघवाद के निकट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है जो आधारित है किस पर। तो जो आधारित है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरा कथन है आपका राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन जो है यह यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा कथन देखते हैं राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह खुद ही पदत्याग ना करे या उसकी पदावधि समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे इसका जो तीसरा कथन है यह गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है। लोकतंत्रीय समाजवाद, उग्र समाजवाद, समुदायवादी समाजवाद या फिर नेहरूवादी समाजवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। उग्र समाजवाद जो है यह भारतीय समाजवाद का रूप नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अंतरण भुगतान के उदाहरण हैं। बेरोजगारी भत्ता, वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा भुगतान या फिर वृद्धावस्था पेंशन। तो इसका जो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इसका चयन करना है सही उत्तर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि भुगतान अंतरण भुगतान में कौन कौन से शामिल हैं। तो बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा भुगतान हो जाएगा और वृद्धावस्था पेंशन हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। दूसरा कथन है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने
औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। आयात प्रतिस्थापन पर आधारित विकास केवल चौथी योजना से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे तीसरी योजना का ये दिया हुआ है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन से इससे संबंधित नहीं था? MS स्वामीनाथन, जी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी या फिर रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। रफ़ी अहमद किदवई जो थे यह भारत में हरित क्रांति से जब आरंभ हुई तो इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? तो कथन है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। दूसरा है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल एक यहाँ पे सही है। मुद्रास्फीति से अगर किसी को लाभ पहुंचता है तो वह ऋणी लोग हैं, जो ऋण देने वाले को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अगर किसी ने ऋण ले रखा है उसके लिए हर रुपये का मूल्य कम होगा, जबकि ऋण लेते समय रुपये का मूल्य इससे ज़्यादा था। बॉन्ड धारकों को इससे हानि होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ पहुँचता है, तो जो कि गलत है। और मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए इसका केवल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक ऋण शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ? तो बैंक ऋण का यहाँ पे संबंध है एक भगदड़ की स्थिति जब जमा धारक बैंकों से पैसा निकलवाना शुरू कर दें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बैंक ऋण ऐसी स्थिति है जब बड़ी संख्या में लोग बैंक से अपना पैसा वापस लेने लगते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि बैंक निकट भविष्य में काम करना बंद कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को पहले कहते थे गैट, यूनिसेफ, अंकटाड या फिर फाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गैट। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उचित व सहज संचालन हेतु उपयुक्त नीति का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट के स्थान पर मराकेश समझौते के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या फिर विश्व बैंक द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हरा सूचकांक जो विकसित किया गया है यह विश्व बैंक द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया था। पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कारोबार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता को ट्रैक करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया है? गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन या फिर बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चारों को माना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था यह 2012 से 2017 का था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। इस विकास के समक्ष आई चुनौतियों में गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी को माना गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी कि SAGY की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत सभी सांसदों को 1 वर्ष के लिए एक गाँव को गोद लेकर वहाँ पर विकास कार्य करना है। तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।